गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ इज़ विकास योगी और आपका स्वागत है योगी नर्सिंग करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। और गाइज, जैसा कि आपको पता है मॉर्निंग के अंदर अपन ओबीजी डिस्कस करते हैं हमेशा से, तो आज भी अपन ओबीजी ही डिस्कस करेंगे। और आज तो अपन ओबीजी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अपन टर्मिनोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जो भी बच्चे अभी तक आ चुके हैं वो बच्चे इस लेक्चर को एक बार अपने फ्रेंड्स को या फिर जो आपके पास में नर्सिंग स्टडी ग्रुप्स है एक बार उनके अंदर शेयर कर दो बच्चा, ताकि अपने से और ये बच्चे ज्वाइन हो जाएं, ताकि आपके पढ़ने का इंटरेस्ट और बन जाए। क्योंकि देखो देखने को मिलता है, एक तो अगर 50 बच्चे देख रहे हैं उनके बीच में आप पढ़ रहे हो, और एक अभी अगर 200 बच्चे पढ़ रहे हो उनके बीच में आप पढ़ रहे हो, तो गाइज वहाँ से रिप्लाई भी डिफरेंट आते हैं, बच्चे के डाउट्स भी डिफरेंट आते हैं। तो एब्सोल्युटली आपको कुछ नया और सीखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे, हाँ, आकृति, योगेश्वरी, भरत, जो भी बच्चे आए हैं सभी के सभी बच्चे एक बार शेयर कर दो बच्चा लेक्चर को ना अपने फ्रेंड्स को। जितने बच्चे आ चुके हैं सही बच्चे एक बार शेयर कर दो। बहुत अच्छा। तो फिर अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर एम साइकिल की कुछ टर्मिनोलॉजीज अपन ने डिस्कस की थी, जैसे कि भाई एपीमेनोरिया है, मेनार्की है, नॉर्मल ब्लड लॉस है, ब्लीडिंग का नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, इंटरवल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का नॉर्मल, और ओलिगोमेनोरिया एंड पोलिगोमेनोरिया बोथ भी आर डिस्कस्ड। तो गाइज आज अपन इन टर्म्स के नेक्स्ट की बात करेंगे। मैं फिर से इनको दोबारा रिवाइज करके समय खराब नहीं करूँगा, बिकॉज कल अच्छे से आराम से आहिस्ता से अपन ने ये डिस्कस किया था। वेल गाइज, तो माय डियर्स, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जो न्यू टर्मिनोलॉजीज है एम साइकिल की। तो डियर्स, अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर यूमेनोरिया डिस्कस कर लिया था कि साहब जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इस नॉर्मल मेंसेस को अपन क्या कहेंगे, यूमेनोरिया। इसमें इंटरवल भी नॉर्मल होगा, ब्लीडिंग की अमाउंट भी नॉर्मल होगी, ब्लीडिंग की ड्यूरेशन भी नॉर्मल होगी, और एम साइकिल के जो भी सिम्टम होते हैं वो सभी क्या होंगे, नॉर्मल इंटेंसिटी के अंदर होंगे। सो इस प्रकार की जो मेंसेस की जो कंडीशन होती है उसे अपन क्या जानते हैं, नॉर्मल मेंसेस। और एज ए टर्म अपन इसे क्या कहेंगे गाइज, यूमेनोरिया के नाम से जानेंगे। देन इसके बाद में अपन ने नेक्स्ट टर्म कल डिस्कस की थी, मेनार्की। तो गाइज आप जानते हो मेनार्की का मतलब किसी महिला की लाइफ का जो पहला मेंसेस होता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो बिगिनिंग होती है, जो शुरुआत होती है, इसी को अपन क्या कहते हैं गाइज, मेनार्की कहते हैं। नॉर्मल ब्लड लॉस इन ए मेंसेस, यानी कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस कितना होता है आपको पता है, 2 to 80 ml, यानी 20 से लेकर के 80 ml तक क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। अगर अपन एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज ब्लड लॉस होता है गाइस यहाँ से 35 ml। देन इसके बाद में अपन ने बात की थी ड्यूरेशन की, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द ब्लीडिंग, कि साहब ब्लीडिंग कितने समय तक चलती है एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो अपन ने कल कहा था क्या, कि साहब 3 से 5 दिन तक क्या चलती है, नॉर्मली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग चलती है। फिर अपन ने बात की थी यहाँ पर इंटरवल की। तो गाइस आपको पता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका इंटरवल 21 से 35 डेज तक कंसिडर किया जाता है। लेकिन जो एवरेज इंटरवल होता है, इस एवरेज इंटरवल को अपन कह सकते हैं 28 डेज। हिसाब एवरेज एम साइकिल 28 डेज की होती है, बल्कि इसकी रेंज है 21 से लेकर के 35 डेज। देन इसके बाद में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म अपन ने डिस्कस की थी, ओलिगोमेनोरिया। गाइस ओलिगो का मतलब कम होता है, यानी कि एक साल के अंदर आने वाले मेंसेस की संख्या अगर कम हो जाए तो अपन इसे क्या कहेंगे, ओलिगोमेनोरिया कहेंगे। और गाइस आप जानते हो ये एक साल में आने वाले मेंसेस की संख्या कम कैसे होगी, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल नॉर्मल से ज़्यादा होगा, यानी कि 35 डेज से अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल ज़्यादा होता है तो इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, ओलिगोमेनोरिया। और गाइस ध्यान रखना, जो ओलिगोमेनोरिया होता है ये ओलिगोमेनोरिया इरेगुलर होता है या फिर रेगुलर होता है। ओलिगोमेनोरिया इरेगुलर होता है फिर रेगुलर होता है। तो ध्यान रखना माय डियर, कल अपन ने डिस्कस भी कर लिया था कि ओलिगोमेनोरिया एक इरेगुलर कंडीशन है, साथ के अंदर क्या क्या कैसी कंडीशन है, इनफ्रीक्वेंट कंडीशन है, यानी कि इरेगुलर और इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसका इंटरवल 35 डेज से ज़्यादा हो, लेकिन एम साइकिल के जो ऑल अदर पैरामीटर्स हैं वो क्या हो, नॉर्मल हो, तो अपन कंडीशन को क्या कहेंगे, ओलिगोमेनोरिया के नाम से जानेंगे। देन इसके साथ साथ में अगर अपन किसकी बात
करें ओलिगोमेनोरिया के बाद में पॉलीमेनोरिया की अगर अपन बात करें तो गाइस पॉलीमेनोरिया का मतलब ज़्यादा है, यानी कि 1 साल के अंदर आने वाली मेंसेस की संख्या ज़्यादा हो गई है। और ये मेंसेस की संख्या ज़्यादा कब होगी? जब एम साइकिल का इंटरवल कम हो जाएगा, यानी कि लेस देन 21 डेज से ही कम समय के अंदर जब एम साइकिल आने लग जाए तो अपन इसे क्या कहेंगे गाइस? पॉलीमेनोरिया के नाम से जानेंगे। तो गाइस यहाँ तक 7 टर्मिनोलॉजी अपन ने डिस्कस कर ली थी। आज अपन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो गाइज बी रेडी। और गाइज देखिएगा, सबसे पहले आप इन टर्म्स को ध्यान से समझिएगा। ध्यान रखना, आपको भी किसके अंदर? क्वालिटी के अंदर बिलीव करना चाहिए, ना कि क्वांटिटी के अंदर बिलीव करना चाहिए। अगर क्वांटिटी की बात करो तो मैं अभी 10 मिनट के अंदर यहाँ पर 10 पेज मार्क्स करके पढ़ करके और चला जाऊँगा और आपको ABCD भी उसकी समझ में नहीं आएगी। इसे कहते हैं अपन क्वांटिटी। और गाइज क्वालिटी का मतलब होता है चाहे आप 10 पेज के बजाय चाहे आप 4 ही पेज पढ़ो, लेकिन वो चारों के चारों पेज आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। वो एवरीथिंग आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, तब जाकर के वो क्वालिटी कहलाएगी और तब जाकर के वो आपके काम आनी है, तब जाकर के आप MCQs को सॉल्व भी कर पाओगे। और गाइज आप देखते हो जैसा कि आपको यूट्यूब के ऊपर जितने भी चैनल मिलते हैं, मोस्ट ऑफ चैनल 95% चैनल आपको ऐसे ही मिलेंगे, जहाँ पे आते हैं और पढ़ करके और चले जाते हैं। भाई पढ़ना तो आपको ही आता है, लेकिन गाइज आपको पढ़ने से मतलब नहीं है, आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, आपको वो चीज़ मेमोराइज होनी चाहिए। उस थिंग्स, उस टॉपिक, उस चैप्टर के रिगार्डिंग आपके जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। सो माय डियर, आज अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जिसे अपन कहते हैं हाइपोमेनोरिया। तो गाइज आपको वेल पता है, ऑलरेडी पता है कि हाइपो का मतलब क्या होता है? कमी होती है, यानी कि डिफिशियंसी होती है, यानी कि लेकिंग होती है। सेम लाइक ओलिगो की तरह ही है ना। तो जैसे कि हाइपोमेनोरिया, जैसे कि मैं यहाँ पे इससे एक मिलती जुलती टर्म अगर यहाँ पे काम में लूँ, आप कहते हो हाइपोवोलीमिया। तो हाइपो का मतलब कम, और क्या कम हो गई? वोलीमिया, वॉल्यूम कम हो गई। क्या कम? कौन सी वॉल्यूम कम हो गई? फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम क्या हो गई? कम हो गई। तो उसे क्या कहा आपने? हाइपोवोलीमिया के नाम से जाना। अब गाइज यहाँ पे देखना, यहाँ पे हाइपोमेनोरिया है, यानी कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित है। और गाइज हाइपोमेनोरिया का मतलब यहाँ पे होगा कि भाई एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर नॉर्मली जो 20 ml से लेकर के 80 ml तक ब्लड लॉस हो रहा था, हाइपोमेनोरिया के अंदर ये नॉर्मल ब्लड लॉस नहीं होगा। यानी कि जब नॉर्मल से कम ब्लड लॉस हो, कितना कम है? 20 ml से जब ब्लड का लॉस क्या होगा? इसे कम हो, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? हाइपोमेनोरिया के नाम से जानेंगे। तो गाइज हाइपोमेनोरिया का सटीक और सीधा मतलब है कि ब्लड लॉस इन ए मेंस्ट्रुअल साइकिल लेस देन 20 ml नॉन एज हाइपोमेनोरिया। जैसे आप जब भी एम साइकिल के अंदर नॉर्मल से कम, यानी कि 20 ml से कम अगर ब्लड का लॉस हो रहा है तो अपन इसे क्या कहेंगे माय डियर? अपन इसे कहेंगे हाइपोमेनोरिया। देन गाइज जस्ट हाइपोमेनोरिया के एक अपोजिट टर्म होती है, उस अपोजिट टर्म को अपन क्या कहते हैं? हाइपरमेनोरिया। हे गाइस फोकस ऑन द टर्म, फोकस ऑन द टर्म। हाइपोमेनोरिया के जस्ट क्या है? अपोजिट है, और नाम क्या है? हाइपरमेनोरिया है। तो गाइस देखो, हाइपोमेनोरिया तो कहा जब ब्लड का लॉस कम हो, उसे क्या कहा आपने? हाइपोमेनोरिया कहा। लेकिन हाइपर का मतलब जब ब्लड का लॉस ज़्यादा हो, और गाइस ज़्यादा कितना हो? मोर देन 80 ml। यानी कि गाइस जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लड का लॉस 80 ml से ज़्यादा हो, तो जो ऐसी कंडीशन होती है, इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? हाइपरमेनोरिया के नाम से जानते हैं। और माय डियर ध्यान रखना, आपका डेली एम्स के अंदर भी क्वेश्चन आया है, ऋषिकेश के अंदर भी आया है, जोधपुर के अंदर भी आया है, पटना के अंदर भी आया है, BBS या भुवनेश्वर के अंदर भी आया है। कहने का मतलब मोस्ट ऑफ एग्जाम में हाइपरमेनोरिया से क्वेश्चन आया है। लेकिन ध्यान रखना, अभी तक जब भी हाइपरमेनोरिया से क्वेश्चन आया है, इसके अनदर नेम से क्वेश्चन आया है, इसके साइनोम से क्वेश्चन आया है। सो माय डियर आपको ध्यान रखना है कि जो हाइपरमेनोरिया होता है, इसी का दूसरा नाम है, क्या नाम है? मेनोरेजिया। हे गाइस कम ऑन, फोकस ऑन द टर्म है द हाइपरमेनोरिया, अदरवाइज आल्सो नोन एज मेनोरेजिया, MENORRHAGIA। मेनोरेजिया
मेनोरेजिया के नाम से भी जानते हैं, किसको? हाइपरमेनोरिया को। सो माय डियर, आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लड लॉस नॉर्मल से ज़्यादा हो या फिर मोर देन 80 ml हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए कौन सी एबनॉर्मल टर्म यूज में ली जाएगी? विच टर्म रेफर फॉर व्हेन ब्लड लॉस मोर देन 80 ml इन ए मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो गाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं हाइपरमेनोरिया ऑप्शन में नहीं आया है। ऑप्शन में क्या आया गाइज? मेनोरेजिया आया है, बिकॉज मेनोरेजिया ही किसका दूसरा नाम है? हाइपरमेनोरिया है। तो आई होप गाइज आपको हाइपोमेनोरिया और हाइपरमेनोरिया में डिफरेंस समझ में आया होगा। इनसे भी जो इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन मार्क करने वाली चीज़ है वो है मेनोरेजिया, कि साहब हाइपरमेनोरिया का दूसरा नाम क्या है? मेनोरेजिया है। यानी कि मेनोरेजिया का मतलब भी ब्लड लॉस मोर देन 80 ml इन वन मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर एवरीबडी? चलो फिर गाइज हाइपरमेनोरिया यानी कि मेनोरेजिया के बाद में अपन नेक्स्ट हम यहाँ से डिस्कस करना चाहेंगे जिसे अपन कहेंगे मेट्रोजिया। क्या कहेंगे गाइज? अपन इसे मेट्रोजिया के नाम से जानेंगे। अब गाइज जरा ध्यान से देखिएगा, अपन ने क्या कहा कि जो ओलिगोमेनोरिया और जो पॉलीमेनोरिया होता है, भाई जो पॉलीमेनोरिया होता है इसमें तो क्या होती है? मेंस्ट्रुअल यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन है पॉलीमेनोरिया, लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो रेगुलर होती है, या तो 20 दिन से आती है या 15 दिन से आती है या 8 दिन से आती है या 10 दिन से आती है या 13 दिन से आती है, जो भी है मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल लेस देन 21 डेज होता है, लेकिन एक फिक्स होता है। इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं? पॉलीमेनोरिया को रेगुलर कहते हैं। रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक एबनॉर्मलिटी है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो मेट्रोजिया है ये एक इरेगुलर कंडीशन है गाइस। फर्स्ट थिंग फोकस ऑन दी पॉइंट है। क्या कह रहा हूं मैं? इरेगुलर कह रहा हूं। इरेगुलर का मतलब यहां से आपको एक बात समझ लेनी है कि ये मेट्रोजिया जो भी है, जैसी भी प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, लेकिन एक बात पक्की है, ये इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब मेट्रोजिया में कभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 15 दिन से आ जाती है, कभी 30 दिन से आती है, कभी 60 दिन से आती है, कभी 35 दिन से आती है, कभी 10 दिन से आती है, कभी 80 दिन से आती है। कहने का मतलब मेंस्ट्रुअल इंटरवल की कोई रेगुलरिटी नहीं है। सो गाइज मेट्रोजिया पहली बात तो कैसी कंडीशन है? इरेगुलर कंडीशन है। और माय डियर इरेगुलर के साथ साथ में ध्यान रखना एसाइक्लिक। क्या है गाइज? एसाइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब मेट्रोजिया के अंदर जो ब्लीडिंग होती है ये ब्लीडिंग साइक्लिक नहीं होती है। भाई साइक्लिक का मतलब तो भाई जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो पहली फेज होती है मेंस्ट्रुअल फेज होती है, इसमें क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। फिर इसके बाद में प्रोलिफरेटिव फेज में, सीक्रेटरी फेज में, प्री मेंस्ट्रुअल फेज में इनमें ब्लीडिंग नहीं होती है। लेकिन मेट्रोजिया ऐसी कंडीशन है जिसमें कभी भी ब्लीडिंग हो जाती है। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर ब्लीडिंग चली, 3 दिन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, फिर 5 दिन ब्लीडिंग रुक गई, फिर उधर कौन सी प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हो गई, फिर 2 दिन प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर ब्लीडिंग हो गई, फिर प्रोलिफरेटिव फेज कंप्लीट हुई, सीक्रेटरी स्टार्ट हुई, फिर सीक्रेटरी के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। कहने का मतलब जो मेट्रोजिया होता है ये इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्नॉर्मलिटी है, जिसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल है वो कम और ज़्यादा होता रहता है, वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता। और यहाँ पे एसाइक्लिक ब्लीडिंग देखने को मिलती है। एसाइक्लिक का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की किसी भी फेज में क्या हो जाती है? ब्लीडिंग हो जाती है। अदरवाइज यू कैन से आल्सो फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग सीन इन दी मेट्रोजिया। कि अब देखो मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर ब्लीडिंग हो गई, 5 दिन बाद में प्रोलिफरेटिव के अंदर भी हो गई, 4 दिन बाद में सीक्रेटरी के अंदर ही ब्लीडिंग हो गई। इसका मतलब है ब्लीडिंग बार बार हो रही है। और बार बार को आप क्या कह सकते हो? फ्रीक्वेंट क्या कह सकते हो? ब्लीडिंग ही कह सकते हो। तो माय डियर्स आपको ध्यान रखना है कि मेट्रोजिया का मतलब इरेगुलर एंड एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को क्या कहा जाता है? मेट्रोजिया। कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो और ब्लीडिंग कैसी हो जाए? एसाइक्लिक हो जाए, तो अपन इसे क्या कहेंगे? मेट्रोजिया के नाम से जानते हैं। अब देखो माय डियर एक बात आपको यहाँ पे और ध्यान में रखनी है, किसके रिगार्डिंग? हाइपोमेनोरिया
यानी कि मेनोरेजिया और हाइपरमेनोरिया यानी कि मेनोरेजिया और हाइपोमेनोरिया यानी कि लेस ब्लीडिंग वाली बात। हाइपोमेनोरिया के अंदर ब्लड लॉस हो रहा था 20 ml से कम। अब देखिए जितना कम ब्लड लॉस होगा, जो एम साइकिल की जो पहली फेज होती है मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज, उसका भी ड्यूरेशन क्या होगा, कम होगा। तो माय डियर यहाँ से एक क्वेश्चन और पुटअप हो सकता है हाइपोमेनोरिया से कि भाई हाइपोमेनोरिया में ब्लड लॉस तो लेस देन 20 ml होता है, लेकिन हाइपोमेनोरिया के अंदर मेंस्ट्रुअल फेज की ड्यूरेशन कितनी होती है। तो माय डियर ध्यान रखना, हाइपोमेनोरिया में मेंस्ट्रुअल फेज की ड्यूरेशन होती है लेस देन 2 डेज। 2 डेज से भी कम दिन तक क्या चलती है, ब्लीडिंग चलती है। और बल्कि जो हाइपरमेनोरिया होता है इसमें ब्लड का लॉस मोर देन 80 ml हो रहा है। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है कि हाइपरमेनोरिया यानी कि मेनोरेजिया के अंदर जो ब्लीडिंग फेज होती है यानी कि जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है इसका ड्यूरेशन होता है मोर देन 7 डेज। कितना ड्यूरेशन होता है, मोर देन 7 डेज। अब भाई देखिए अगर ब्लीडिंग की अमाउंट अगर ज़्यादा होती है तो ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग फेज का ड्यूरेशन भी क्या होना है, ज़्यादा होना है। तो वेल गाइज ये आपकी आज की 3 नई टर्मिनोलॉजी थी। हाइपोमेनोरिया थी, हाइपरमेनोरिया थी और मेट्रोजिया थी। स्पेशल ध्यान रखना, हाइपरमेनोरिया को अपन क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, पुट योर रिप्लाई, बताओ आप। हाइपरमेनोरिया का दूसरा नाम क्या है, तो मेनोरेजिया है। अगर आपसे पूछे हाइपरमेनोरिया में ब्लड लॉस कितना होता है, तो मोर देन 80 ml होता है। अगर आपसे पूछे हाइपरमेनोरिया के अंदर यानी कि मेनोरेजिया के अंदर मेंस्ट्रुअल फेज की ड्यूरेशन कितनी होती है, तो आपको बड़े प्यार से पॉलिटिक्स आंसर देना है कि भाई मोर देन 7 डेज होती है। अगर आपसे पूछे कि हाइपोमेनोरिया में ब्लड लॉस कितना होता है, तो भैया लेस देन 20 ml होता है। अगर आपसे पूछे कि हाइपोमेनोरिया के अंदर मेंस्ट्रुअल फेज की ड्यूरेशन कितनी होती है, तो आपको कहना है माय डियर, क्या कहना है कि लेस देन 2 डेज से हाइपोमेनोरिया के अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग फेज की ड्यूरेशन होती है। और फिर माय डियर अपन ने बात की है यहाँ से मेट्रोजिया की। तो गाइज मेट्रोजिया का मतलब अपन ने कहा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कैसी होती है, इरेगुलर होती है। ब्लीडिंग कैसी होती है, एसाइक्लिक होती है, यानी कि किसी की फेज के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, बार बार ब्लीडिंग होती है, हर 5-7 दिन 8 दिन से ब्लीडिंग होती रहती है। सो गाइज अपन ने क्या कहा कि जो मेट्रोजिया है ये एक इरेगुलर और एसाइक्लिक ब्लीडिंग वाली कंडीशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। क्लियर गाइज। अब यहाँ से जो नेक्स्ट टर्म आ रही है गाइज इसको ध्यान देखिएगा, जो नेक्स्ट टर्म है ये नई टर्म बिल्कुल भी नहीं है, ये वो टर्म है जो आप पढ़ चुके हो और जस्ट अभी अभी आप पढ़ चुके हो। देखो टर्म का नाम क्या है, मेनोमेट्रोजिया है गाइस, फोकस ऑन द टर्म। टर्म का नाम क्या है, मेनोमेट्रोजिया। अब यहाँ से देखो जो मेनोमेट्रोजिया जो टर्म है ये 2 टर्म के फ्यूजन से बनी है। किस किस के फ्यूजन से, एक तो मेनोरेजिया यानी कि मेनोरेजिया और गाइज मेट्रोजिया, मेनोरेजिया और मेट्रोजिया को दोनों को मिला करके और एक टर्म बनाई गई है जिसे अपन क्या कहते हैं, मेनोमेट्रोजिया के नाम से जानते। कहने का मतलब मेनोरेजिया का मतलब आप पहले से जानते हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी कि मोर देन 80 ml, मेंस्ट्रुअल फेज मोर देन 7 डेज। और मेट्रोजिया का मतलब है इरेगुलर एंड एसाइक्लिक ब्लीडिंग। मेट्रोजिया का मतलब इरेगुलर एंड एसाइक्लिक ब्लीडिंग। तो गाइस कभी कभी क्या होता है कि वुमेन्स के अंदर ब्लीडिंग एक्सेसिव भी होती है, मोर देन 80 ml भी ब्लीडिंग होती है, 7 दिन से ज़्यादा दिन तक, 7 दिन से भी ज़्यादा टाइम तक ब्लीडिंग चलती रहती है। और गाइस एक्सेसिव के साथ साथ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये इरेगुलर भी होती है और एसाइक्लिक भी होती है, यानी कि हर 7 दिन 8 दिन 9 दिन बाद में फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एसाइक्लिक भी है, इरेगुलर भी है यानी कि मेट्रोजिया भी है, और इसके साथ में एक्सेसिव ब्लीडिंग भी है यानी कि मेनोरेजिया भी है। सो मेनोरेजिया और मेट्रोजिया यानी कि एक्सेसिव और इरेगुलर एंड एसाइक्लिक दोनों कंबाइंड है। तो गाइज इन दोनों को मिला करके एक मेडिकल साइंस में एक नई टर्म बनाई गई है, फ्रेश टर्म, जिसे अपन क्या कहते हैं गाइज, मेट्रोजिया के नाम से
जानते हैं। तो माय डियर, मेट्रोजिया का मतलब मुझे ज़्यादा समझाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। आवश्यकता क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेट्रोजिया मैनोमेट्रोजिया दो टर्म्स के फ्यूजन से बना है। तो मैनोमेट्रोजिया का मतलब हो गया एक्सेसिव इरेगुलर एंड एसाइक्लिक ब्लीडिंग को, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को अपन क्या कहेंगे? मैनोमेट्रोजिया के नाम से अपन इसे जानेंगे। इतनी बात क्लियर गाइस? आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वेल, यस और नो रिप्लाई करो क्विक फास्ट, यस और नो। वेल देन इसके बाद में अपन नेक्स्ट टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं एपीमेनोरिया। है गाइस, फोकस ऑन द टर्म, फर्स्ट प्रायोरिटी फोकस ऑन द टर्म। नेक्स्ट टर्म है अपनी, क्या टर्म है? एपीमेनोरिया। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा, एपीमेनोरिया भी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित ही टर्म है, लेकिन ध्यान रखना ये एपीमेनोरिया कोई एबनॉर्मल टर्म नहीं है, ये नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आती है। और गाइस एपीमेनोरिया से होकर के हर वुमेन, हर फीमेल गुजरती है, यानी कि एक दिन हर फीमेल में, हर वुमेन में क्या देखने को मिलता है? एपीमेनोरिया देखने को मिलता है। गाइस एपीमेनोरिया का मतलब होता है फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग। एपीमेनोरिया का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग। अब जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग का नाम लिया, बार बार ब्लीडिंग का नाम लिया, तो फिर आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आया कि सर ये तो फिर हाइपरमेनोरिया होगा, क्योंकि हाइपरमेनोरिया के अंदर भी तो बार बार ब्लीडिंग हो रही है, हर 5-7 दिन बाद में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो गाइज यहाँ पे ध्यान रखना, हाइपरमेनोरिया एक अलग चीज़ है और एपीमेनोरिया एक अलग थिंग है, क्योंकि हाइपोमेनोरिया एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है, बल्कि ये जो एपीमेनोरिया है ये एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँ तो गाइज जब भी किसी फीमेल के अंदर मेनार्की स्टैब्लिश होती है, यानी कि जब भी किसी फीमेल के अंदर मेंसेस आना स्टार्ट होते हैं, तो गाइज ऐसा कभी भी नहीं होता कि भाई किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रही है, अब 13 साल कंप्लीट हो गए और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रही है, तो शुरू होते ही ऐसा नहीं होता कि एवरेज 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल आने लग जाएगी, 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग चलेगी, 20 से 80 ml के बीच में ही ब्लड लॉस होगा। नहीं गाइज, ऐसा नहीं होता। जब भी किसी वुमेन के अंदर मेनार्की स्टैब्लिश होती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू होती है, तो उस टाइम के अंदर उसके अंदर बार बार ब्लीडिंग देखने को मिलती है, हर 7 दिन के बाद में, हर 5 दिन के बाद में, हर 8 दिन के बाद में, हर 10 दिन के बाद में क्या आती है? उसमें ब्लीडिंग आती है, यानी कि बार बार ब्लीडिंग आती है। सो गाइस आपको ध्यान रखना है, एक एडोलसेंस गर्ल जिसके अंदर मेनार्की स्टैब्लिश हुई है, यानी कि मेंसेस आना शुरू हुए हैं, तो अगर इसके अंदर अगर फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, तो गाइज इस कंडीशन के लिए जो टर्म अपन काम में लेते हैं, वो टर्म कौन सी काम में लेते हैं? एपीमेनोरिया टर्म अपन काम में लेते हैं। वेल गाइस, देन इसके यानी कि एपीमेनोरिया का मतलब होता है फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग, बार बार ब्लीडिंग का आना। और गाइस ये बार बार ब्लीडिंग किस में देखने को मिले? एक एडोलसेंस गर्ल के अंदर, यानी कि एक मेनार्की वाली गर्ल के अंदर अगर ये बार बार ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, जिसमें पहली बार मेंसेस एस्टैब्लिश हुए हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अब शुरू हुई है, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? एपीमेनोरिया के नाम से जानेंगे। क्लियर ऑल माय डियर्स? देन इसके बाद में गाइस 3 इंपॉर्टेंट टर्म आ रही हैं, हेमेटोमेट्रा, हेमेटोसाल्पिंस और हेमेटोकोल्पस। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यहाँ से कोई टेस्टिंग नहीं होनी है, बस आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है, पहली 30 नंबर की जो टर्म है इसका नाम है हेमेटोमेट्रा। क्या नाम है गाइस? हेमेटोमेट्रा है गाइस। ध्यान रखना, अपनी मेडिकल साइंस की जो टर्मिनोलॉजी है, बहुत सी टर्मिनोलॉजी को अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से अगर उसे पढ़ो, तो वो टर्म ही अपना मतलब आपको बता देती है कि भाई मेरा मतलब ये है। ये टर्म चीख चीख के कहती हैं, और गाइस ये हेमेटोमेट्रा भी चीख चीख के कह रही है। और आप समझ भी गए होंगे, क्या समझ गए होंगे? कि भाई हेमेटोमेट्रा है वो 2 टर्म के फ्यूजन से बना है। भाई एक तो क्या है इसके अंदर? हेमेटो, जो पहला है वो तो क्या है? हेमेटो का मतलब हीम, और हीम का मतलब ब्लड, और दूसरा जो फ्यूज हुआ है वर्ड वो कौन सा है? वो है मेट्रा।
यानी कि हेमेटो और मेट्रा दोनों फ्यूज होकर के टर्म बनी है कौन सी? हेमेटोमेट्रा। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, हेमेटो बना है हिम से, हिम का मतलब ब्लड होता है, और मेट्रा का मतलब मेट्रियम। कौन सी मेट्रियम है? मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम किस में होती है? यूट्रस के अंदर होती है। कहने का मतलब गाइज, जब जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो वेजाइना के द्वारा बाहर ना निकल करके और किसी वजह से यूट्रस के अंदर कलेक्ट हो जाए, यूट्रस के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए, तो अपन इसे क्या कहेंगे गाइज? हेमेटोमेट्रा के नाम से जानेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म में ध्यान रखना गाइस, क्या कि कलेक्शन ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लड इन द यूट्रस इज नोन एज हेमेटोमेट्रा, बिकॉज हेमेटोमेट्रा में मेट्रा का मतलब मायोमेट्रियम यानी कि यूट्रस है, हेमेटो का मतलब कलेक्शन ऑफ द ब्लड है। यानी कि जब मेंस्ट्रुअल ब्लड यूट्रस के इनसाइड अगर कलेक्ट हो जाता है तो अपन इसे क्या कहेंगे? हेमेटोमेट्रा के नाम से जानेंगे। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये मेंस्ट्रुअल ब्लड यूट्रस में क्यों कलेक्ट होगा, आखिर इसकी क्या वजह है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लड यूट्रस में कलेक्ट होता है? तो माय डियर, आपका डाउट बिल्कुल सही है और इसकी वजह भी है। भाई इसकी वजह क्या है, इसको मैं एक छोटे से एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँगा। कौन से एग्जाम्पल के द्वारा? इस एग्जाम्पल के द्वारा होप गाइज, ये क्या है? यूट्रस है। ये क्या है? और सॉरी यूट्रस नहीं है, ये क्या है? हार्ट है। और आपको पता है हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। और आपको ये भी पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से अपनी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट आर्टरी ओरिजिनेट होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? एओर्टा के नाम से जानते हैं। तो माय डियर, मैं यहाँ से आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर हार्ट का ये लेफ्ट वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे, हे गाइस फोकस ऑन द पॉइंट, अगर किसी वजह से हार्ट का कंडक्शन जो सिस्टम है वो वीक हो जाए, हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम है वो फेल हो जाए, हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली जनरेट नहीं हो, हार्ट को स्टिमुलेशन प्रॉपरली नहीं मिले, ऐसे नोड काम नहीं करे, एक वर्ड में आप कह सकते हो कि हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम है वो अगर वीक हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर गाइज ये अगर हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल अगर प्रॉपर अगर क्या नहीं हो पाए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाए, तो बताओ क्या लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में जा पाएगा? अगर हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो क्या ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जा पाएगा? नेवर, कभी नहीं जा पाएगा। गाइस इसी प्रकार जब यूट्रस के अंदर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो यूट्रस माना कि ये यूट्रस है और इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो यूट्रस से अंदर जो ब्लड है वो विजाइना के अंदर पुश हो जाएगा और विजाइना के थ्रू बाहर चला जाएगा। लेकिन अब किसी वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पुअर हो गए हैं, वीक हो गए हैं, इतने वीक हो गए हैं कि यूट्रस में जो ब्लड पड़ा है ये ब्लड विजाइना की तरफ पुश ही नहीं हो पा रहा है। यानी कि पुअर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूट्रस के अंदर जो मेंस्ट्रुअल ब्लड कलेक्ट हो जाता है, माय डियर, इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? हेमेटोमेट्रा के नाम से जानते हैं। सो गाइज इसका भी आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट जो टर्म यहाँ से आने वाली है, डिस्कस करने वाली है, वो टर्म कौन सी है? हेमेटोसाल्पिंग्स है। तो गाइज अब इसके बारे में मेरे ख्याल से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, टर्म से ही आप समझ गए, क्योंकि परफिक्स में पीछे लगा है साल्पिंग्स, और साल्पिंग्स का मतलब क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब होता है, आपकी यूटेराइन ट्यूब होता है, कहने का मतलब है ओविडक्ट होती है। तो गाइज यहाँ पे अपन कह रहे हैं हेमेटोसाल्पिंग्स, साल्पिंग्स का मतलब फेलोपियन ट्यूब, हेमेटो का मतलब ब्लड, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है किसके अंदर? फेलोपियन ट्यूब के अंदर अगर एक्यूमुलेट हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? हेमेटोसाल्पिंग्स के नाम से जानते हैं। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म है बड़ी अच्छी टर्म है और इसका आंसर मैं एक बार आपसे लेना चाहूँगा। कौन सी टर्म है? हेमेटोकोल्पस। ध्यान रखना गाइस, क्या टर्म है? 15 नंबर की मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित टर्मिनोलॉजी है हेमेटोकोल्पस, HEMATOCOLPOS, हेमेटोकोल्पस। हे गाइस आई वांट योर रिप्लाई, व्हाट डू यू मीन बाय हेमेटोकोल्पस? आप मुझे बताएंगे कि हेमेटोकोल्पस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हेमेटोकोल्पस? हे गाइस गिव योर रिप्लाई। जो भी जानते हो, जैसा भी जानते हो बताओ, आप सही जानते हो गलत जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार रिप्लाई तो करो आप, जिससे आपको ही पता लगे कि आपके साथ जो
और ये जो 50-60 बच्चे पढ़ रहे हैं, इन बच्चों के साथ में, यानी कि अगर आपका आंसर सही है तो आपके साथ में कितने बच्चों का सही है, कितनों को ये हेमेटोकोल्पस आता है, या फिर आपको ही नहीं आता औरों को आता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है औरों को नहीं आता, ये आपको ही आता है। तो गाइज इसका सही सही आप इवैल्यूएशन कर पाओगे। सो गाइज गिव योर रिप्लाई, ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे अपन, जल्दी से अपना रिप्लाई करो। हेमेटोकोल्पस का मतलब क्या होता है? हेमेटो, व्हाट डू यू मीन बाई हेमेटोकोल्पस? व्हाट इज हेमेटोकोल्पस? वेल बहुत बच्चों का रिप्लाई नहीं आया, सभी का रिप्लाई नहीं आया। चलो जो भी है मैं बताता हूँ आपको। गाइज हेमेटोकोल्पस है, ये एक ऐसी टर्म है जिससे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बन रहा। जैसे कि हेमेटोसाल्पिंग्स हुआ तो साल्पिंग से आपने लिंक बना लिया फेलोपियन ट्यूब, हेमेटोमेट्रा हुआ, मेट्रा से अपन ने लिंक बना लिया क्या? यूट्रस में ब्लड का कलेक्शन होना, मेंस्ट्रुअल ब्लड का। लेकिन हेमेटोकोल्पस से क्या नहीं हो रहा गाइज? कोई लिंक नहीं बन रहा। लेकिन ध्यान रखना गाइज, एक प्रोसीजर होता है कोल्पोस्कोपी। क्या होती है गाइज? कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी का मतलब जो फीमेल की जो एक्सटर्नल जेनाइटल होती हैं और जो वेजाइनल इंट्रोइटस होता है, इस पर कोई लीजन तो नहीं है, कोई वुंड तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा उसे अपन क्या कहते हैं? कोल्पोस्कोप कहते हैं। उसके द्वारा फीमेल के जेनाइटल्स के ऊपर क्या देखा जाता है? किसी लीजन को एग्जामिन किया जाता है, स्वेलिंग को एग्जामिन किया जाता है, रेडनेस को एग्जामिन किया जाता है। तो गाइस उसे क्या कहते हैं अपन? कोल्पोस्कोपी। और इसके द्वारा विजाइना को भी एग्जामिन अपन कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ से ध्यान रखना, कोल्पस का मतलब ये डिनोट कर रहा है, उंगली कर रहा है विजाइना की तरफ। तो हीमेटोकोल्पस का मतलब जैसा मतलब हीमेटोसाल्पिंग्स का, वैसा मतलब किसका? हीमेटोकोल्पस का। कि साहब कोल्पस का मतलब यहाँ विजाइना को इंडिकेट कर रहा है कि जब जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो विजाइना के अंदर क्या हो जाए? एक्यूमुलेट हो जाए, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लड इन द विजाइना इज नोन एज हीमेटोकोल्पस। मेंस्ट्रुअल ब्लड का विजाइना के अंदर एक्यूमुलेट होना क्या कहलाता है माय डियर? हेमेटोकोल्पस के नाम से अपन इसे जान रहे हैं। अब आपके माइंड में फिर से क्वेश्चन जनरेट हो गया होगा कि सर विजाइना में ये ब्लड एक्यूमुलेट क्यों होगा? तो माय डियर इसका रेशनल मैं आपको देना चाहूँगा एक टर्म के नाम से, क्रिप्टोमेनोरिया, जो कि मैं आपको फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल्स के अंदर पढ़ा चुका हूँ। जो अपन वेस्टिबुल पढ़ रहे थे, वेस्टिबुल में ओपनिंग पढ़ रहे थे, विजाइनल ओपनिंग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर अपन ने कहा था कि विजाइनल ओपनिंग एक पतली सी म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा इनकम्प्लीटली कवर रहती है, जिसे आप हाइमन कहते हो। गाइस ध्यान रखना, अगर ये हाइमन इनकम्प्लीटली के बजाय वेजाइनल ओपनिंग को कंप्लीटली पूरी तरह से अगर कवर कर ले तो अब मेंस्ट्रुअल ब्लड वेजाइना के थ्रू बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वेजाइना का दरवाजा बंद है, क्योंकि हाइमन ने कंप्लीटली वेजाइनल ओपनिंग को क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। सो गाइज जब वेजाइनल ओपनिंग कंप्लीटली कवर हो जाए हाइमन के द्वारा, सो ऐसे केस में मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर नहीं आ पाता और वो वेजाइना के अंदर ही कलेक्ट हो जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं? हेमेटोकोल्पस। ध्यान रखना, जो ब्लड के कलेक्शन के रिगार्डिंग जो टर्म है वो क्या है? हेमेटोकोल्पस। हेमेटोकोल्पस का मतलब ये नहीं होता कि वेजाइना की ओपनिंग है वो कंप्लीटली हाइमन से कवर होना, इसे हेमेटोकोल्पस नहीं कहते हैं। गाइस ध्यान रखना, हेमेटोकोल्पस का मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड का विजाइना के अंदर एक्यूमुलेट होना क्या कहलाता है? हेमेटोकोल्पस। और ये मेंस्ट्रुअल ब्लड विजाइना के अंदर एक्यूमुलेट क्यों होता है? जब विजाइना की ओपनिंग हाइमन के द्वारा कंप्लीटली क्या हो जाए? कवर हो जाए। यानी क्रिप्टोमेनोरिया तो कोज है किसका? हेमेटोकोल्पस का। वेल डियर, नेक्स्ट टर्म आती है यहाँ से एमनोरिया और डिस्मेनोरिया। तो गाइज एमनोरिया और डिस्मेनोरिया पढ़ाने से पहले मैं आपको एक टर्म पढ़ाना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले एक टर्म बताना चाहूँगा जिसे अपन क्या कहते हैं? क्रिप्टोमेनोरिया, जिसकी अपन बात ही कर रहे थे। तो गाइज क्रिप्टोमेनोरिया मैंने आपको जब वेजाइनल ओपनिंग जब वेस्टिबुल में पढ़ा रहा था वहाँ पर भी आपको मैं
एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज यहाँ से वहाँ से भी ज़्यादा और अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि व्हाट इज़ क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया होता क्या है, क्रिप्टोमेनोरिया कहते किसे हैं? तो गाइस क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब है कि जब किसी महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के सिम्टम हैं, यानी कि बीबीटी भी कम हो रहा है, नोजिया भी हो रहा है, वोमिटिंग भी हो रहा है, ब्रेस्ट टेंडरनेस भी है, लोअर एब्डोमिनल पेन भी है, यानी कि जब किसी महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल के सिम्टम तो प्रेजेंट हैं, लेकिन उस वोमेन में, उस फीमेल में परवेजाइनल ब्लीडिंग नहीं आ रही, तो गाइज ऐसी जो कंडीशन होती है इसे अपन क्या कहते हैं? क्रिप्टोमेनोरिया के नाम से जानते हैं। तो गाइज आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि विच टर्म इज रेफर फॉर व्हेन ए वुमेन हैव मेंस्ट्रुअल लाइक सिम्टम। है गाइज फोकस ऑन द पॉइंट। मैं क्या कह रहा हूँ कि विच टर्म इज रेफर फॉर व्हेन ए वुमेन हैव मेंस्ट्रुअल लाइक सिम्टम बट डू नॉट हैव परवेजाइनल ब्लीडिंग। कि साहब मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी टर्म रेफर की जाती है? जब एक महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के सिम्टम हैं लेकिन परवेजाइनल ब्लीडिंग नहीं है, तो गाइज इसके लिए टर्म रेफर की जाती है क्रिप्टोमेनोरिया। बिकॉज जो क्रिप्टोमेनोरिया है, क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के सिम्टम तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन परवेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती। तो गाइज अब यहाँ से जानिएगा इसके कॉजेज। क्या कि साहब मेंस्ट्रुअल साइकिल के सिम्टम हैं लेकिन परवेजाइनल ब्लीडिंग नहीं है, तो आखिर इसका क्या कारण है कि परवेजाइनल ब्लीडिंग नहीं हो रही? तो गाइज इसका सबसे पहला और जो मोस्ट कॉमन कॉज है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? तो माय डियर ध्यान रखना, क्रिप्टोमेनोरिया का मोस्ट कॉमन कॉज है इम्परफोरेट हाइमन। हे गाइस फोकस ऑन द पॉइंट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द क्रिप्टोमेनोरिया इज कि क्रिप्टोमेनोरिया का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो कौन सा है? तो गाइज वो क्या कहेंगे अपन? इम्परफोरेट हाइमन के नाम से। इम्परफोरेट हाइमन का मतलब कि जो हाइमन हुआ करती थी, जो वेजाइनल ओपनिंग को कवर करती थी, उस हाइमन के अंदर कोई होल नहीं है, कोई छेद नहीं है जिससे कि मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आ सके, यानी कि हाइमन ने पूरी तरह से वेजाइनल ओपनिंग को क्या कर लिया? कवर कर लिया। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? इम्परफोरेट हाइमन। तो गाइस क्रिप्टोमेनोरिया हो सकता है किसकी वजह से? इम्परफोरेट हाइमन की वजह से, कि भाई ये विजाइना है और विजाइना की ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को पूरी तरह से अगर हाइमन यूं कवर कर ले तो गाइस अब ब्लीडिंग कहाँ से आएगी? जब रास्ता ही बंद हो गया तो ब्लीडिंग आने का कोई वे दूसरा रास्ता नहीं है। तो गाइस अब देखो उधर हार्मोन कम ज़्यादा भी होंगे, एंडोमेट्रियम की शेडिंग भी होगी, लोअर एब्डोमिनल पेन भी होगा, बीबीटी में भी वेरिएशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? परवेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि विजाइना हाइमन के द्वारा क्या है? कवर है, यानी कि विजाइनल जो ओपनिंग है, विजाइनल जो ओरिफिस है, जो विजाइनल इंट्रोइटस है, वो क्या है? इम्परफोरेट है। सो गाइज इस कंडीशन को अपन कहेंगे इम्परफोरेट हाइमन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रिप्टोमेनोरिया। लेकिन ध्यान रखना गाइज, यहाँ से एक बात और ध्यान रखना, इस इम्परफोरेट हाइमन के द्वारा और भी कई सारे कॉज हैं किसके? क्रिप्टोमेनोरिया के। यानी कुछ ऐसे और भी कारण हैं जिनकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के सिम्टम होते हैं और परवेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती। तो गाइज क्रिप्टोमेनोरिया के अलावा, क्रिप्टोमेनोरिया के इम्परफोरेट हाइमन के अलावा और क्या कॉजेज हो सकते हैं वो अपन यहाँ से डिस्कस करना चाहेंगे। तो गाइज इसका जो दूसरा कॉज है वो हो सकता है वेजाइनल एजेनेसिस। ए गाइज फोकस ऑन द पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, वेजाइनल एजेनेसिस, AGENESIS, एजेनेसिस। गाइज एजेनेसिस का मतलब है, आपको भली भांति पता है कि एम्ब्रियोनिक पीरियड के टाइम पर, एम्ब्रियोनिक फेज के अंदर एक फीटस की बॉडी के सारे और
ऑर्गन्स, पूरी उसकी बॉडी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो गाइज किसी एब्नॉर्मलिटी की वजह से, किसी लेकिंग की वजह से, रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, एल्कोहल की वजह से, एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, इस एम्ब्रियोनिक फेज के अंदर जब ऑर्गन्स बन रहे होते हैं तो इन ऑर्गन्स के अंदर किसी ना किसी कारण से कोई ऑर्गन, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाता है। और गाइज अगर किसी वजह से, किसी कारण से, चाहे एक्सेसिव यूज ऑफ द ड्रग की वजह से, चाहे माल न्यूट्रिशन की वजह से, चाहे रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से, ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, किसी भी वजह से फीटल लाइफ के दौरान एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या नहीं बने, विजाइना नहीं बने, तो अपन इसे क्या कहेंगे, विजाइनल एजेनेसिस। तो गाइज एजेनेसिस का मतलब होता है कि जब कोई ऑर्गन एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान बने ही नहीं, क्योंकि जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन यानी कि बनना, और इससे पहले ए लग गया, और ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंस, यानी कि एब्सेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन दैट आर नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, कि एम्ब्रियोनिक पीरियड के टाइम पर जो ऑर्गन नहीं फॉर्म होता है उसे कहते हैं एजेनेसिस। अगर यहाँ पे विजाइना नहीं फॉर्म हुई तो आप कहते हो विजाइनल एजेनेसिस, अगर किडनी नहीं बनी तो आप कहते हो रीनल एजेनेसिस, अगर इसोफेगस नहीं बना तो आप कहते हो इसोफेजियल एजेनेसिस। सो गाइस एजेनेसिस का मतलब होता है नहीं बनना। कब नहीं बनना, एम्ब्रियोनिक पीरियड के टाइम पर। तो गाइस क्रिप्टोमेनोरिया का कारण क्या है, विजाइनल एजेनेसिस भी है, कि भाई जब फीटल लाइफ में विजाइना नहीं बनती है। अब देखो जब विजाइना बनी ही नहीं है तो मुझे बताओ ब्लीडिंग कहाँ से आएगी, ब्लीडिंग आने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन उधर यूट्रस की शेडिंग होगी, एंडोमेट्रियम की शेडिंग होगी, हार्मोनल लेवल कम ज़्यादा होंगे, कहने का मतलब एम साइकिल के सारे सिम्टम होंगे, लेकिन विजाइना नहीं बनने की वजह से पर वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होगी। देन गाइज इसका एक तीसरा कोज भी है, किसका, क्रिप्टोमेनोरिया का। और गाइज वो तीसरा कोज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। वो तीसरा कोज अपन यहाँ से कहेंगे, क्या कहेंगे, आपने एक नाम सुना होगा स्टीनोसिस, तो मैं यहाँ से टर्म काम मिलूँगा वेजाइनल स्टीनोसिस। क्या कहूँगा गाइज, वेजाइनल स्टेनोसिस। गाइज आप भली बात ही जानते हो, जैसे आप मान लो पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्या, पाइलोरिक स्टेनोसिस, यानी कि जो पाइलोरिक स्पिंटर होता है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। गाइज इसी प्रकार अपन यहाँ पे कह रहे हैं वेजाइनल स्टेनोसिस। तो गाइज वेजाइनल स्टेनोसिस का मतलब होता है कि जो वेजाइना है, वेजाइना की जो लूमेन है, वेजाइना के अंदर का जो डायमीटर है, अगर ये वेजाइना क्या हो जाए, स्टेनोस्ड हो जाए, यानी कि अगर इसमें क्या हो जाए, नैरोविंग हो जाए, वेजाइना की लूमेन वाल आपस में चिपक जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी विजाइनल ब्लड फ्लो नहीं होगा, क्योंकि विजाइना अब चिपकी हुई है, विजाइना अब सिकड़ी हुई है, जिसकी वजह से भी क्या नहीं आ पाएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर नहीं आ पाएगा, यानी कि पर वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होगी। तो गाइज अभी तक अपन ने ये 3 कॉजेज डिस्कस किए हैं क्रिप्टोमेनोरिया के। कौन कौन से, पहला तो इम्परफोरेट डायमंड, दूसरा वेजाइनल एजेनेसिस और तीसरा है वेजाइनल अट्रेजिया। गाइज ध्यान रखना इन 3 के अलावा चौथा कोज भी होता है, और गाइज वो 4th कोज कहेंगे अपन क्रिप्टोमेनोरिया का। वो क्या कहेंगे, पुअर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, पुअर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। गाइज यहाँ से देखो इम्परफोरेट हाइमन भी नहीं है, वेजाइनल एजेनेसिस भी नहीं हुआ, यानी कि वेजाइना भी बन गई, वेजाइनल स्टेनोसिस भी नहीं है, वेजाइना का लूमेन भी अच्छा खासा है, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी पर वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती। किसकी वजह से नहीं होती, जब यूट्रस के अंदर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो तब भी क्या नहीं होती, वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती। यानी कि जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन वीक होंगे तो यूट्रस से जो ब्लड होता है वो वेजाइना में पुश नहीं हो पाता, वेजाइना से बाहर नहीं आ पाता है। सो गाइज पुअर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आल्सो कॉजेज टू क्रिप्टोमेनोरिया। सो एवरीबॉडी, सो माय डियर, देयर इज 4 मेन कॉजेज ऑफ द क्रिप्टोमेनोरिया। इन ऑल ऑफ 4 चारों कॉजेज में से द मोस्ट कॉमन कॉज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रिप्टो
क्रिप्टोमेनोरिया इज ए इम्परफोरेट हाइमन। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है माय डियर कि क्रिप्टोमेनोरिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है। ये क्वेश्चन GMCS 2016 के अंदर पुटअप भी हुआ था, इन फ्यूचर भी आपसे पूछ सकता है कि क्रिप्टोमेनोरिया का मुख्य कारण क्या है। तो क्या है माय डियर, यहाँ से क्या कहेंगे अपन, इम्परफोरेट हाइमन। तो गाइज ये कुछ अपन ने 10, 12, 13, 14, 15 टर्मिनोलॉजी अभी तक अपन ने डिस्कस की हैं। अब यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सारी टर्में, ये 20, 22, 25 टर्मिनोलॉजी है, अगर ये सारी टर्में एक साथ अगर आपको बता दूंगा तो आपकी खिचड़ी बन जाएगी। आप जो पढ़ोगे उसकी क्या बन जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी। और मैं नहीं चाहता गाइज खिचड़ी बन जाए, है ना, अपने मेंटर की, अपनी मेहनत की खिचड़ी बन जाए, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। इसलिए अभी तक अपन ने जो टर्म्स डिस्कस की है, मैं इसका रीज़न एक बार आपको और क्लियर कर देता हूँ। कैसे क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हर एक टर्म का मीनिंग मैंने नीचे मेंशन किया है। सो आप जब आप अपने नोट्स बनाओ, एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये कल वाला, हाँ अब देखो ये तो खैर क्वेश्चन ये तो समझा दिया था। ये क्वेश्चन तो मैंने कल का क्वेश्चन था, एक कैरियोग्राम का क्वेश्चन था, क्रोमोसोमल डिफेक्ट का क्वेश्चन था। 99 नहीं बल्कि 100% सब बच्चों का रिप्लाई क्या आया था, सही आया था। क्योंकि जो कल वाला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अंदर जो अपने क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर में होते हैं, सिंगल में कहें तो 46 होते हैं। तो क्रोमोसोम का जो 23वां पेयर होता है जो फीमेल के अंदर तो क्या होता है, XX होता है, और मेल में क्या होता है, XY होता है। तो गाइज जब फीमेल के अंदर ध्यान रखना, ये कॉमनली किस में होता है, फीमेल में होता है। जब फीमेल के अंदर एक X क्रोमोसोम क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए, यानी कि 23वां पेयर क्या हो जाए, अनपेयर हो जाए, एक क्रोमोसोम क्या हो जाए, मिस हो जाए, तो गाइज ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। सो गाइस कल वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन का पता नहीं मुझे, टर्नर सिंड्रोम में ऑप्शन कौन सा था, कौन से ऑप्शन में था, लेकिन ये एब्सोल्यूट है कि कल के क्वेश्चन का आंसर क्या था, कैरियोटाइप वाले का टर्नर सिंड्रोम था, जिसके अंदर जो 23वां पेयर था वहाँ पे केवल सिंगल क्रोमोसोम ही थी। और ध्यान रखना गाइज, जब क्रोमोसोम के किसी भी पेयर से अगर एक क्रोमोसोम डिसअपियर हो जाता है या एब्सेंट हो जाता है तो इसे अपन मोनोसोमी के नाम से जानते हैं। तो गाइस 23वें क्रोमोसोम से क्या हुआ है, एक क्रोमोसोम एब्सेंट हुआ है। सो मोनोसोमी किसकी हुई है, 23वें पेयर की हुई है। और जब 23वें पेयर की अगर मोनोसोमी होती है और ये मोनोसोमी कॉमनली फीमेल में होती है तो अपन इसे क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम के नाम से अपन इसे जानते हैं। क्लियर गाइस। एक होती है ट्राइसोमी, ट्राइसोमी का मतलब भाई जो पेयर होता है, हर पेयर पे कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं। अब देखो यहाँ पर जबरदस्ती बीच के अंदर आकर के तीसरा क्रोमोसोम और टांग लगा दे, यानी कि 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऑन ए पेयर। किसी भी पेयर के ऊपर अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है अपन इसे क्या कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं। इसी कि अगर 21वें पेयर के ऊपर अगर एक क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा आ जाता है आप इसे कहते हो डाउन सिंड्रोम कहते हो। 23वें पे अगर एक एक्स्ट्रा आप इसे कहते हो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम कहते हो। 18वें पे आया था आप इसे कहते हो एडवर्ड सिंड्रोम कहते हो। 16वें पे आता है आप इसे कहते हो मोज़ेक ट्राइसोमी कहते हो। 13वें पेयर के ऊपर अगर कोई एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता आप इसे कहते हो पटाउ सिंड्रोम के नाम। ये अपन जानेंगे जब अपन पढ़ लेंगे, जब अपन ये पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिफेक्ट पढ़ेंगे, वहाँ पर अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे कौन से क्या ट्राइसोमी होती है, क्या मोनोसोमी होती है, कौन कौन से क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, कौन कौन से की मोनोसोमी होती है। जब किसी क्रोमोसोम की ट्राइसोमी या मोनोसोमी होती है तो क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स क्रिएट है, ये अपन देखेंगे क्रोमोसोमल डिफेक्ट के अंदर। सो कल के क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने बता दिया, टर्नर सिंड्रोम है। देन गाइज इसके बाद में जरा ध्यान से देखिएगा, आपके लजीज शानदार जानदार। देखो बच्चा, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो देखो नोट्स कैसे बनाएंगे। अभी इस टाइम पर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, इस टाइम पर केवल समझने पे फोकस करना है। और जब अपनी क्लास ओवर हो जाती है तो ओवर होने के बाद में थोड़ा टाइम मिलेगा, लेक्चर को चालू करो और जैसे ही लिखा हुआ है लेक्चर को पॉज कर दो और वो चीज़ें आप एवरीथिंग लिख लो। फिर जैसे वो लिखा जाए फिर रिज्यूम करो, फिर थोड़ा आगे चलो, फिर पॉज कर दो,
फिर अपने क्या बना लो, नोट्स से बना। लेकिन अभी नोट्स बनाने पे फोकस नहीं करना, वरना फिर आपका ध्यान लिखने में ही रह जाएगा, फिर आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे और फिर आपके डाउट वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। सो गाइज अभी अपन ने देख रहे हैं जो भी अपन ने टर्म डिस्कस की है, हर एक का मीनिंग यहाँ पे मेंशन किया है मैंने आपके नोट्स को ध्यान में रखते हुए। गाइज अगर आप नोट्स अपने हाथों से बनाते हो तो इसकी बराबरी नहीं है किसके कंपेरेटिवली, पीडीएफ के कंपेरेटिवली। बिकॉज एक तो आप समझ रहे हो मैक्सिमम पोर्शन उस टाइम पर याद हो गया, 80% आई होप आपको मेमोराइज हो जाता है। देन जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तो 20% जो रह गया वो भी आपको रिमेंबर हो जाएगा, 100% की एक्यूरेसी आपकी बन जाएगी। इसलिए पीडीएफ के चक्कर में मत रहो। और गाइज मेरे को अच्छी टाइपिंग आती भी नहीं है कि मैं आपको कोई बहुत अच्छी पीडीएफ अवेलेबल करवा पाऊंगा ना। सो नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहना, लेकिन अभी मत बनाना, जब क्लास पूरी हो जाए इसके बाद में क्या बनाने आपको नोट्स बनाने। पहली टर्म डिस्कस की थी यूमेनोरिया, नॉर्मल मेंसेस लिख दिया, मेंशन कर दिया। मेनार्की बिगिनिंग ऑफ द मेंसोसाइकिल या फिर फर्स्ट मेंसेस मेंशन कर दिया। ब्लड लॉस इन मेंसोसाइकिल 20 से 80 ml, एवरेज 35 ml मेंशन है। ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग इन मेंसोसाइकिल कि एमसाइकिल में ब्लीडिंग की समय कितनी होती है, 3 से 5 दिन। नॉर्मल इंटरवल कितना होता है, 21 से 35, एवरेज कितना होता है 28 दिन। ओलिगोमेनोरिया क्या होता है, इरेगुलर और इनफ्रीक्वेंट मेंसोसाइकिल होती है, इसमें इंटरवल मोर देन 35 डेज का होता है। लेकिन अदर पैरामीटर्स एमसाइकिल के क्या रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। अपन ने समझा, नोट्स के लिए आपके लिए यहाँ पर बड़े शानदार जानदार लजीज तरीके से मेंशन कर दिया। फिर ओलिगो की जस्ट अपोजिट क्या है, पोलीमेनोरिया है। इसे क्या है, रेगुलर है और फ्रीक्वेंट मेंसोसाइकिल होती है, लेकिन ड्यूरेशन लेस देन क्या होता है, 21 डेज से कम होता है। लेकिन इसके अंदर भी एमसाइकिल के अदर पैरामीटर्स क्या रहते हैं, अदर सिम्टम्स क्या रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। इससे क्या कहेंगे अपन, पोलीमेनोरिया के नाम से अपन इसे जानेंगे। वेल देन इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने यहाँ से डिस्कस किया क्या, हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया का मतलब कम, यानी कम का मतलब ब्लीडिंग के अमाउंट कम हो रही है, कितने से कम हो, 20 ml, या फिर ध्यान रखना गाइस 20 ml से कम। देखो यहाँ पर 10 ml मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, लेकिन ध्यान रखना जो अगर अपन जो एक कहने का मतलब ज़्यादातर क्राइटेरिया में अगर अपन बेसिकली अगर अपन कहना चाहें नॉर्मल रेंज के आधार पर कि नॉर्मली 20 से 80 ml क्या होती है, ब्लड का लॉस होता है। लेकिन गाइस यहाँ पर ध्यान रखना, कभी कभी कुछ फीमेल में 20 ml के बजाय 18 ml, 19 ml, 16 ml तक ब्लड लॉस होता है, कुछ फीमेल्स में, सभी में नहीं। तो उसे भी मोस्टली ज़्यादातर केसेज में एज ए नॉर्मल कंसिडर कर लिया जाता है। लेकिन अगर ध्यान रखना 20 ml से कम ब्लड का लॉस है और मेंस्ट्रुअल फेज की ड्यूरेशन 2 दिन से कम है, तो फिर इस कंडीशन में एब्सोल्युटली क्या कहा जाएगा, हाइपोमेनोरिया। सो गाइज यहाँ से आप इसे लेस देन 10 ml भी कह सकते हो और लेस देन 20 ml भी कह सकते हो। लेकिन ध्यान रखना अगर लेस देन 20 ml अगर आप कह रहे हो ब्लड लॉस इन ए मेंस्ट्रुअल, तो गाइज इसके साथ साथ में जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है इसकी ड्यूरेशन भी 2 दिन से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लड लॉस कितना हो रहा है, 18 ml हो रहा है, क्योंकि लेस देन 20 ml है, लेकिन मेंस्ट्रुअल फेज की ड्यूरेशन 4 दिन है, तो ऐसी कंडीशन में ये हाइपोमेनोरिया नहीं कहलाएगा। इसलिए ध्यान रखना ड्यूरेशन का भी यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो गाइज यहाँ से अगर आपको पूछे कि हाइपोमेनोरिया किसे कहते हैं, तो नॉर्मल अमाउंट से कम ब्लड लॉस होना, 20 ml से कम ब्लड का लॉस होना क्या कहलाता है, यहाँ पे हाइपोमेनोरिया कहलाता है। लेकिन अगर 19, 18, 16 अगर ml ब्लड लॉस हो रहा है और एम साइकिल का ड्यूरेशन 2 दिन से ज़्यादा है, मेंस्ट्रुअल फेज का ड्यूरेशन 2 दिन से ज़्यादा है, तो फिर वो नॉर्मल क्राइटेरिया में आएगा। लेकिन अगर 20 ml से कम ब्लड लॉस है, जैसे कि 14, 15, 16, 17 है और मेंस्ट्रुअल फेज की ड्यूरेशन 1 ही दिन है, यानी कि 2 दिन से कम है, तो फिर ऐसी कंडीशन में किस में आएगा, हाइपोमेनोरिया के अंदर आएगा। फिर इसके बाद में डिस्कस किया हाइपरमेनोरिया। इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ से ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम, हाइपोमेनोरिया का दूसरा नाम क्या है, मेनोरेजिया। हाइपोमेनोरिया अदरवाइज आल्सो नोन एज मेनोरेजिया। एंड मेनोरेजिया डिफाइन एज एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल। कितनी ब्लीडिंग यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ, तो आपको ध्यान रखना है मोर देन 80 ml, 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होना क्या कहलाता है गाइस, हाइपरमेनोरिया कहलाता है। और हाइपरमेनोरिया यानी कि मेनोरेजिया में जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है, देखिए यहाँ पे मैंने समझा दिया, मेंस्ट्रुअल कर रहे, यहाँ पे आपको मोर देन 80 ml मेंशन करना है। फिर ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज इज मोर देन 7 डेज, किसमें, मेनोरेजिया फिर हाइपर
मेनोरिया में। फिर देखो अपन ने समझा था मेट्रोजिया मीनिंग क्या है, इरेगुलर और एसाइक्लिक ब्लीडिंग, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहीं 15 दिन से आती है, कभी 20 दिन से, कभी 40 दिन से, कभी 60 दिन से। और एसाइक्लिक ब्लीडिंग का मतलब है हर 2, 4, 5, 10, 20 दिन में, यानी कि हर 4-5 दिन में क्या होती रहती है, ब्लीडिंग होती रहती है, बार बार ब्लीडिंग होती रहती है। सो आप इसे क्या कहेंगे, मेट्रोजिया के नाम से जानेंगे। देन मेट्रोजिया के बाद में नेक्स्ट अपन डिस्कस किया मेनोमेट्रोजिया, कि मेनोरेजिया और मेट्रोजिया को कंबाइन करके एक टर्म बना दी गई है। मेनोरेजिया का मतलब एक्सेसिव और मेट्रोजिया का मतलब इरेगुलर, यानी कि एक्सेसिव और इरेगुलरिटी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब दोनों साथ में देखने को मिलती है तब अपन इसे क्या कहेंगे, मेनोमेट्रोजिया के नाम से जानेंगे। फिर क्रिप्टोमेनोरिया, कि वुमेन हैव मेंस्ट्रुअल लाइक सिम्टम बट डू नॉट हैव परवेजाइनल ब्लीडिंग, या फिर हिडन ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग तो हो रही है, एंडोमेट्रियम की सेटिंग तो हो रही है, लेकिन ये हिडन है, पता नहीं लग रहा, इसलिए क्रिप्टोमेनोरिया को ध्यान रखना, हिडन मेंसेस के नाम से भी अपन जानते हैं। कोजेज एवरीथिंग मेंशन कर दिया जो अपन ने समझा था, इम्परफोरेट हाइमन की वजह से क्रिप्टोमेनोरिया होता है। कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए वेजाइना के अंदर, जैसे कि वेजाइनल स्टेनोसिस हो जाए, वेजाइनल एजेनेसिस हो जाए, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन पुअर हो जाए, तो इन सभी केसेस की वजह से क्या देखने को मिलता है, क्रिप्टोमेनोरिया देखने को मिलता है। वेल देन इसके बाद में नेक्स्ट टर्म आपने डिस्कस की थी, तीनों टर्म ब्लड से संबंधित थी कलेक्शन से, हेमेटोकोल्पस, हेमेटोसाल्पिस, हेमेटोमेट्रा। कोल्पस का मतलब कोल्पोस्कोपी, वेजाइना का एग्जामिनेशन करने वाली एक माइक्रोस्कोपिक डिवाइस होती, इक्विपमेंट होता है। देन एक्सटर्नल जेनाइटल्स, वल्वा के ऊपर लीजन वगैरह भी अपन इसे चेक करते हैं। यूट्रस के समटाइम सर्विक्स पार्ट को भी इसे विजुअलाइज किया जा सकता है। सो गाइस यहाँ पे हेमेटोकोल्पस का मतलब होता है वेजाइना में मेंस्ट्रुअल ब्लड का रिटेंशन या फिर कलेक्शन होना, यानी कि हेमेटोकोल्पस का मतलब रिटेंशन या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड इन दी वेजाइना। और हेमेटोसाल्पिन्स का मतलब साल्पिन्स फेलोपियन ट्यूब है, सो रिटेंशन या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड इन दी फेलोपियन ट्यूब। और जो हेमेटोमेट्रा है समझ लिया था, केवल आपके नोट्स के लिए मैं यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ। हेमेटोमेट्रा का मतलब एक्यूमुलेशन या फिर रिटेंशन ऑफ द ब्लड इन दी यूट्रस नोन एज हेमेटोमेट्रा। तो गाइज ये क्या थी, अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। देन गाइज इसके बाद में जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एम साइकिल की टर्म से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी आ रही है वो कौन सी आ रही है, एमनोरिया आ रही है। और गाइज एमनोरिया टू मच इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन व्यू से टू मच इम्पोर्टेंट है। सो अपन इस एमनोरिया को कुछ अच्छे तरीके से पढ़ना चाहेंगे, कुछ अच्छे तरीके से समझना चाहेंगे। ध्यान रखना गाइज, यहाँ पे मैं एक पूरी टर्म को एक लेटर में लिखूंगा, जैसे कि क्योंकि मेरे पास इतना बोर्ड नहीं है, मोबाइल की ये छोटी सी डिस्प्ले है, इसे मैं बोर्ड काम में ले रहा हूँ। जैसे कि अपन डिस्कस कर रहे हैं एमनोरिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए का मतलब क्या समझना है, एमनोरिया। और ध्यान रखना एमनोरिया का मतलब आप सभी जानते हो, मुझे विश्वास है एवरी बच्चा जानता है कि एमनोरिया का मतलब क्या होता है। तो गाइज एमनोरिया का मतलब होता है जब किसी महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाए, यानी कि एब्सेंट हो जाए, यानी कि एब्सेंस ऑफ द मेंसेस या फिर एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल इज नॉन एज एमनोरिया, कि एब्सेंस ऑफ द मेंसेस को अपन क्या कहते हैं, एमनोरिया कहते हैं। लेकिन अब मेरी बात यहाँ से ध्यान रखना गाइज, और ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, आपको बताना है क्या क्वेश्चन है मेरा, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूँ, एक बात आपके सामने रखना हूँ, आपको बताना है कि ये बात सही है या फिर ये बातें गलत है। तो गाइज स्टेटमेंट मेरा है यहाँ पर क्या, कि एमनोरिया इज ए डिजीज कंडीशन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्या, फोकस ऑन द पॉइंट, एमनोरिया इज ए डिजीज कंडीशन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कि भाई एमनोरिया एक बीमारी है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, एक एबनॉर्मलिटी है, ये बात सही है या फिर गलत है। अगर सही है तो आपको अपना रिप्लाई करना है राइट, आपको गलत लगती है तो आपका रिप्लाई करना है रॉन्ग। तो गिव योर रिप्लाई, आई एम वेटिंग योर रिप्लाई, क्विक फास्ट, ज़्यादा समय नहीं गंवाना है। एमनोरिया इज ए डिजीज कंडीशन, दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, ये बात सही है या फिर गलत है। क्विक फास्ट, क्विक फास्ट, क्विक फास्ट, राइट योर रिप्लाई, गिव योर रिप्लाई, एवरीबडी गिव योर रिप्लाई। जो बच्चे पीछे झुक झुक के देख रहे हैं, छुप छुप के देख रहे हैं ना, मुझे पता है कौन कौन देख रहा है, बिकॉज सभी पार्टिसिपेंट की मेरे पास लिस्ट आती है, जो रिप्लाई नहीं कर रहे उनका ही पता लग जाता है कौन रिप्लाई नहीं कर रहा है। इसलिए आप पढ़ रहे हो तो रिप्लाई भी करो, जब आप पढ़ने आएंगे तो पूरा बेनिफिट लेके जाओ ना, फिर यहाँ से अधूरे क्यों रह रहे हो।
गिव योर रिप्लाई, राइट राइट, कुछ रॉन्ग 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 रॉन्ग, वेल वेल वेल, चलो जो भी है वेल है, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया आपने। तो गाइस ध्यान रखना, करेक्ट आंसर है ये जो अपना जो स्टेटमेंट है, इसका आपने मैक्सिमम बच्चों ने जो आंसर दिया है वो लगभग ठीक ठाक है। कहने का मतलब जो एमनोरिया है वो डिजीज कंडीशन नहीं है गाइस, फोकस ऑन दी पॉइंट, क्या एमनोरिया डिजीज कंडीशन नहीं है, एमनोरिया इज नॉट ए डिजीज कंडीशन। स्टेटमेंट क्या था, कथन क्या था, बात ये थी कि एमनोरिया इज ए डिजीज कंडीशन। दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, कि एमनोरिया एक बीमारी है, एक डिजीज है, ये बात सही है या फिर गलत है? तो एब्सोल्युटली ये बात गलत है, एब्सोल्युटली ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है माय डियर ये स्टेटमेंट? क्योंकि एमनोरिया कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, बल्कि ये जो एमनोरिया है गाइस, ये एमनोरिया तो एक सिम्टम है, किसी डिजीज का सिम्टम है। जैसे मैं आपसे कहूँ क्या फीवर डिजीज कंडीशन है, क्या डिजीज है? अरे नहीं भाई, फीवर डिजीज नहीं है, फीवर तो एक सिम्टम है, एक प्रोटेक्टिव एक्शन है, प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है। जो अपनी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो जो उस इन्फेक्शन को रेस्पॉन्ड करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फेक्शन से। सो गाइस ऐसे कि मैं आपसे कहूँ पेन, क्या पेन कोई डिजीज कंडीशन है? नहीं रे भाई, सिम्टम है पेन तो। मैं आपसे कहूँ इन्फ्लामेशन, भाई कोई इन्फ्लामेशन कोई डिजीज कंडीशन है? नहीं रे भाई, एक प्रोटेक्टिव रिएक्शन है ये तो। गाइस इसी प्रकार से एमनोरिया कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, ये केवल और केवल क्या है, सिम्टम है। यानी कि जब कोई डिजीज होती है तो उसका एज ए सिम्टम, एज ए फाइंडिंग उस डिजीज का रेस्पॉन्स आता है। कहने का मतलब एमनोरिया डिजीज नहीं है, केवल क्या है, सिम्टम है। जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ भाई किसी महिला में टर्नर सिंड्रोम हो जाए तो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम तो क्या हो गई, डिजीज हो गई। और जब किसी महिला में टर्नर सिंड्रोम होगा तो ओवेरीज का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो हार्मोन प्रॉपर सीक्रेट नहीं होंगे, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाएगी, तो अपन एमनोरिया कहेंगे। तो यहाँ पे एमनोरिया तो एक सिम्टम हुआ, डिजीज तो कौन है, टर्नर सिंड्रोम है। जैसे मैं कहूँ पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसके अंदर फॉलिक्यूलोजेनेसिस नहीं हो पाता है, फॉलिकल्स मैच्योर नहीं हो पाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है, कॉर्पस लूटियम नहीं बनता है, हार्मोन्स कम ज़्यादा नहीं होते, एम साइकिल नहीं आती है, कभी इरेगुलर होती है। तो कहने का मतलब एमनोरिया हुआ यहाँ, तो यहाँ पे एमनोरिया डिजीज नहीं है, डिजीज तो कौन है, पीसीओडी है। सो माय डियर ध्यान रखना, एमनोरिया डिजीज नहीं है, एमनोरिया ओनली और ओनली ए सिम्टम, इट इज नॉट ए डिजीज कंडीशन। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एमनोरिया की रिगार्डिंग, इसके टाइप्स के रिगार्डिंग बहुत सी एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है, और मेरा क्वेश्चन यहाँ से है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, टाइप मैंने नहीं किया लेकिन मुंह से मैं बोल रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन, सभी बच्ची को रिप्लाई करना है। भाई देखो, जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में हर महिला के अंदर एमनोरिया होता है, प्रेगनेंसी में हर वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है। तो गाइस प्रेगनेंसी में जो एमनोरिया होता है ये कौन सा एमनोरिया है, विच टाइप ऑफ एमनोरिया कॉमनली सीन इन ए प्रेग्नेंट वुमेन? हे गाइस फोकस, फर्स्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एमनोरिया कॉमनली सीन इन दी प्रेग्नेंट वुमेन? प्रेग्नेंट वुमेन में कौन सा एमनोरिया देखने को मिलता है? गाइस ऑप्शन दूं या नहीं दूं? चलो मैं आपको ऑप्शन भी दिया। ऑप्शन पहला, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होता है क्या प्रेगनेंसी में? ऑप्शन बी, क्या सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होता है प्रेगनेंसी में? ऑप्शन सी, क्या कंसील्ड एमनोरिया देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में? ऑप्शन डी, क्या पैथोलॉजिकल एमनोरिया देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में? हे गाइस गिव योर रिप्लाई, पुट योर आंसर इन लाइव चेक सेक्शन है। क्वेश्चन था प्रेगनेंसी में कौन सा एमनोरिया देखने को मिलता है? ऑप्शन दिया मैंने, ऑप्शन ए प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, ऑप्शन बी सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, ऑप्शन सी कंसील्ड एमनोरिया, और ऑप्शन डी पैथोलॉजिकल एमनोरिया। तो बताओ कौन सा एमनोरिया देखने को मिलता है? पहली बात तो यहाँ पे तो आपको ऑप्शंस की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी मैंने आपको दी ऑप्शन। तो अब देखिएगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, अभी आप खुद ही जान लोगे। एक बार मैं समय देख लेता हूँ, लंबा सेशन नहीं हो तो गाइज आज मैं इसका क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूँ, फिर कौन सा एमनोरिया क्यों होता है, कैसे होता है, इसका डिस्क्रिप्शन अपन कल की क्लास में शुरुआत में
डिस्कस करेंगे। तो गाइज पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो एमनोरिया होता है दो प्रकार का होता है। गाइज फोकस ऑन दी पॉइंट, क्या कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एमनोरिया। एमनोरिया दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा? एक तो होता है फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। कौन सा गाइज? फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब है एक वुमेन की बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी की वजह से, नॉर्मल बॉडी फिनोमिना की वजह से नेचुरली जो एमनोरिया होता है, प्राकृतिक तौर पे जो हर किसी महिला के अंदर होता है, सभी महिला में होता है, उसे तो क्या कहेंगे अपन? फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। और दूसरा यहाँ से जो एमनोरिया होता है गाइज, उसे अपन कहते हैं पैथोलॉजिकल एमनोरिया। पैथोलॉजिकल का मतलब किसी डिजीज कंडीशन की वजह से, किसी बीमारी की वजह से जो होने वाला एमनोरिया है, उसे क्या कहते हैं? पैथोलॉजिकल एमनोरिया। जैसे मैं यहाँ से कहूँ भाई किसी महिला में टर्नर सिंड्रोम है और एम साइकिल नहीं आ रही तो एमनोरिया हुआ, तो ये एमनोरिया फिजियोलॉजिकल नहीं है, ये पैथोलॉजिकल है। ये बीमारी की वजह से एमनोरिया हुआ है, इसलिए ये कौन सा एमनोरिया हुआ? पैथोलॉजिकल। जैसे मैं आपसे यहाँ पे कहूँ, क्या कहूँ कि भाई एक महिला है वो मीनोपोजल पीरियड में है, तो आपको पता है मीनोपोज में हर महिला में मेंसेस बंद होते हैं, लेकिन मीनोपोज कोई बीमारी नहीं है। अरे भाई एक नेचुरल बॉडी फिनोमिना है, हर किसी को इस स्टेज से गुजरना पड़ता है, हर वुमेन को इस स्टेज से गुजरना पड़ता है। सो मीनोपोज के अंदर जो एमनोरिया हो रहा है, जो मेंसेस एब्सेंट हो रहे हैं, वो एबनॉर्मल नहीं है, क्या है? नॉर्मल है। यानी कि मीनोपोज में होने वाला एमनोरिया कौन सा है? फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। तो गाइस पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल का मतलब जो नेचुरल फिनोमिना की वजह से एमनोरिया होता है उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल, और जो किसी डिजीज कंडीशन की वजह से होता है, किसी पैथोलॉजी की वजह से होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? पैथोलॉजिकल एमनोरिया के नाम से जानते हैं। अब माय डियर यहाँ से ध्यान रखना है, जो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होता है ये भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। देर आर टू टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। हे गाइस फोकस ऑन द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। फिजियोलॉजिकल एमनोरिया भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक को तो अपन कहते हैं प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। क्या कह रहा हूँ गाइस? फिजियोलॉजिकल एमनोरिया भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक को तो कहते हैं प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया और दूसरे को अपन कहते हैं सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। अब यहाँ से दोनों में समझिएगा। प्राइमरी का मतलब परमानेंट, जो हर वुमेन में होता है और लंबे समय तक होता है। तो गाइस प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया का मतलब है कि भाई एक महिला में, एक वुमेन में, एक फीमेल में, एक गर्ल के अंदर प्यूबर्टी के ऑनसेट से पहले 10 साल तक हर महिला में क्या होता है? मेंसेस एब्सेंट होता है। हर गर्ल में क्या होता है? मेंसेस एब्सेंट होता है। सो गाइस प्यूबर्टी से पहले हर फीमेल में मेंसो साइकिल एब्सेंट होती है, यानी कि प्यूबर्टी से पहले हर महिला में मेंसो साइकिल बंद रहती है, हर महिला में एमनोरिया होता है और ये बॉडी का एक नॉर्मल फिनोमिना है। हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस एक्टिव नहीं होने की वजह से हर महिला में 10 साल से पहले, प्यूबर्टी से पहले क्या होते हैं? मेंसेस एब्सेंट रहते हैं। तो गाइस हर महिला में होता है, नेचुरल होता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसलिए क्या कह रहे हैं? इसे फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। और गाइस इसे यानी कि जो प्यूबर्टी से पहले जो एमनोरिया होता है उसे कौन सा फिजियोलॉजिकल एमनोरिया कहते हैं? प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। वेल डियर, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है माय डियर कि विच टाइप ऑफ एमनोरिया इज सीन बिफोर प्यूबर्टी, कि प्यूबर्टी से पहले होने वाले एमनोरिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना क्या कहते हैं माय डियर? यानी कि प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया।
क्लियर इतनी बात। देन इसके बाद में अपन बात करना चाहेंगे सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। ध्यान रखना, कुछ एक वुमेन की कुछ लाइफ की कुछ ऐसी स्पेसिफिक इवेंट्स होती हैं जिनके अंदर भी वुमेन के अंदर मेंसेस कुछ समय के लिए क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, जिसे अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूँ, क्या दूँ, प्रेगनेंसी। किसका एग्जांपल दूँ भाई, प्रेगनेंसी के अंदर हर वुमेन के अंदर क्या होता है, एमनोरिया होता है। इसका कारण मैं आपको कल बताऊंगा क्यों प्रेगनेंसी में एम साइकिल बंद होती है। आज एक बार टाइप देख लो वरना खिचड़ी बन जाएगी। फिर मैं नहीं चाहता खिचड़ी बन जाए, बिकॉज आई एम नॉट बिलीव इन क्वांटिटी, आई एम ओनली बिलीव इन दी क्वालिटी। तो गाइस ध्यान रखना, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया किस में देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। और जब प्रेगनेंसी की जेस्टेशनल एज पूरी हो जाती है, 9 मंथ और 7 डेज पूरे हो जाते हैं, बेबी की डिलीवरी हो जाती है, फीटस की डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी के बाद में बेबी को क्या चाहिए, न्यूबॉर्न को दूध चाहिए। कहने का मतलब उसको भोजन चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, लैक्टेशन मिल्क का प्रोडक्शन होता है ब्रेस्ट के अंदर। तो गाइस ध्यान रखना, लैक्टेशन के टाइम पर भी एक महिला के अंदर क्या होता है, एमनोरिया होता है। इसका कारण कितने समय तक होता है, डिस्क्रिप्टिवली कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। देन इसके अलावा मीनोपोज, ध्यान रखना, मीनोपोज के अंदर होने वाले एमनोरिया को भी अपन क्या कहते हैं डियर, यहाँ पे सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, क्योंकि मीनोपोज भी बॉडी का एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो माय डियर, आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मीनोपोज, इन तीनों में होने वाले एमनोरिया को अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। और प्यूबर्टी से पहले जो होने वाला एमनोरिया है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। देन आफ्टर ऑल दिस माय डियर, जो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया के बाद में जो अनदर टाइप ऑफ एमनोरिया है, फिजियोलॉजिकल के अलावा जो दूसरा एमनोरिया है, इसे अपन क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल एमनोरिया। मीनिंग से ही पता लग रहा है कि किसी डिजीज कंडीशन की वजह से होने वाला जो एमनोरिया है उसे क्या कहते हैं माय डियर, उसे कहते हैं पैथोलॉजिकल एमनोरिया। ये भी कई प्रकार का है, हर प्रकार का अपना एक कारण है। तो पैथोलॉजिकल एमनोरिया कितने प्रकार का होता है, कौन सा पैथोलॉजिकल एमनोरिया किस वजह से होता है, क्या कारण होता है, ये सभी चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट माय ऑल डियर्स। बच्चा पढ़ रहे हो तो कंटिन्यू पढ़ो, डेली की क्लास अटेंड करो, तभी आपकी हायरार्की बनने वाली है, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, अदरवाइज आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही माय डियर्स, थैंक्स अ लॉट अगेन। मिलते हैं इवनिंग में 8:30 PM फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ में। क्लियर एवरीबॉडी, ओके वेल।